तो हम हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डे 2 पर और आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? सर, नेगोशिएशन का मतलब होता है कि मेरे जितने राइट्स हैं और मेरी जितनी ड्यूटीज हैं उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, या तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं पैसे लेने वाला निकल रहा हूँ या देने वाला निकल रहा हूँ, तो मेरे जो भी राइट्स और ड्यूटीज है वो ट्रांसफर हो जाए, उसे कहते हैं नेगोशिएशन। प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, पेबल टू बेयर, मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाता है। बेरर चेक हो, बेरर प्रॉमिसरी नोट हो, बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, सीधे ही क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक अदर देन बेरर मीन्स टू ऑर्डर, वो इंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा और डिलीवरी भी करना पड़ेगा। पहली बार लिखा हुआ तो डिलीवरी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों लगेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो एंडोर्समेंट भी लगेगा और डिलीवरी भी लगेगी। A promissory note, bill of exchange or check payable to bearer is negotiable by delivery. And a promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiable by holder by endorsement and delivery. ये तो अपन देख चुके। इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, और इसी पर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम। The contract on a negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने बना लिया, साइन भी कर लिया, लेकिन आप डिलीवरी नहीं हुई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने बना लिया, मैंने साइन कर लिया, लेकिन मैंने डिलीवर नहीं किया। पहली बात, तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो इनकम्प्लीट है, और दूसरी बात, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक मैं उसको फाड़ के फेंक सकता हूं, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल, खंडन कर सकता। Delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing a negotiable instrument. जो डिलीवरी है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कब, जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं। अरे, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करने के बाद भी डिलीवरी देनी पड़ेगी। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद भी डिलीवरी देनी पड़ेगी, और एक्सेप्टेंस के लिए भी डिलीवरी देनी पड़ेगी। The rights in the instruments are not transferred to endorsee unless after the endorsement same have been delivered. मेरे पास एक बिल आया, मैंने उस बिल को पलटा और पलट के लिख दिया पेटू दीपक मूलचंदानी और साइन भी कर दी, लेकिन पेटू दीपक मूलचंदानी और साइन करने के बाद दीपक मूलचंदानी को डिलीवरी देना भी जरूरी है। और अगर आपने डिलीवरी नहीं दी तो यही माना जाएगा कि अभी नेगोशिएशन नहीं हुआ। और एक क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है आपसे कि एक पर्सन ने एंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो कर दिया, लेकिन डिलीवरी देने से पहले वो मर गया, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव मरे हुए का डिलीवरी देकर नेगोशिएशन कंप्लीट कर सकता है? जवाब दो, कर सकता है क्या? नहीं। जीते जी उसे एंडोर्समेंट भी करना था और जीते जी ही उसे ट्रांसफर भी करना था। जीते जी उसे एंडोर्समेंट भी करना था और जीते जी उसे डिलीवरी भी देनी थी। अगर डिलीवरी देने के पहले वो मर गया तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं माना जाएगा,
ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर है। इज दैट क्लियर? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। एक मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन वीडियो। अब आ गया? नाउ इज ओके। चलिए, तो जिसे इंडोर्स करना है वो मर गया तो अच्छा क्वेश्चन। तो उसको डिलीवरी हुई क्या? जिसको इंडोर्स करना है वो मर गया। मुझे जवाब तो क्या उसको डिलीवरी हो गई क्या? नहीं हुई ना। डिलीवरी नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा? उसके एजेंट को डिलीवरी हो गई थी और फिर वो मर गया तो चलेगा। एजेंट को डिलीवरी होने के बाद वो मरा। एजेंट को जब समय डिलीवरी दी उस समय वो मर चुका था तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। माइंड इट वेरी केयरफुली। अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलिए, अब बात आती है डिसऑनर ऑफ अ चेक। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब ये इतनी बार पूछा जाता है। सेक्शन 138, आइए क्या कहती है सेक्शन 138। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट्स। बॉस, पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर कोई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये dishonor of check for insufficiency of fund. Where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker. मैं हूं, मेरा बैंक में एक अकाउंट है, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है। मैंने एक्सिस बैंक के अंदर दो तरीके के खाते रखे हुए हैं। एक खाता तो वो है जिसके अंदर मेरा करंट अकाउंट है, और एक खाता मान लो है मेरा ओडी अकाउंट है जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो मैंने अगर बैंक के साथ अरेंजमेंट कर रखा है कि मेरे सेविंग अकाउंट में जितना पैसा हो वो तो मैं जब आदेश दूं तब तुम किसी को दे देना, या मेरी जो ओडी लिमिट तुमने सैंक्शन कर रखी है 5 लाख की, वो 5 लाख रुपए तक की ओडी लिमिट तक का पैसा तुम दे देना। 5 लाख के बाद ओडी लिमिट खत्म हो जाएगी तो तुम चेक ऑनर ही नहीं करोगे। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का चेक होता है ऐसे ओडी अकाउंट का भी चेक होता है। तो ओडी अकाउंट की लिमिट अगर खत्म हो गई तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। और अगर सेविंग बैंक या करंट बैंक में जितना पैसा है वो अगर नहीं हुआ तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो मुझे कोई अमाउंट पे करना है और मैंने उस अकाउंट से पे करने के लिए आपको एक चेक दे दिया, बैंक को आदेश दे दिया। क्यों दिया? मुझे डिस्चार्ज करना है। क्या डिस्चार्ज करना है? मेरी कोई लाइबिलिटी। अच्छा, ध्यान रहे मैं कोई गिफ्ट नहीं दे रहा हूं। ध्यान रहे मैं कोई डोनेशन नहीं दे रहा हूं। ध्यान रहे मैं कोई सिक्योरिटी का चेक नहीं दे रहा हूं मोरल ऑब्लिगेशन की।
मोरल ऑब्लिगेशन का चेक नहीं दे रहा हूं, किसी सिक्योरिटी के लिए चेक नहीं दे रहा हूं, या मैं इलीगल कंसिडरेशन के लिए चेक नहीं दे रहा हूं। मैं चेक दे रहा हूं मेरे डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। ये चेक मैं न गिफ्ट के लिए दे रहा हूं, ये चेक ना मैं डोनेशन के लिए दे रहा हूं, ये चेक ना मैं सिक्योरिटी के लिए दे रहा हूं, ना ही ये चेक मैं किसी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए दे रहा हूं, ना ही ये चेक मैं किसी लीगल कंसिडरेशन के लिए दे रहा हूं। यानी ये चेक मैं लीगल कंसिडरेशन के लिए दे रहा हूं और ये मेरे ऑब्लिगेशन के लिए दे रहा हूं। ना गिफ्ट है, ना डोनेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना मोरल ऑब्लिगेशन। और ये बैंक से रिटर्न हो जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी जो मेरे क्रेडिट में थी वो इनसफिशियंट है, या ये एक्सीड कर जाता है उस अमाउंट को जो मैंने अरेंज किया था बैंक से पे करने के लिए उस अकाउंट से। ओडी अकाउंट से मैं अरेंज करता हूँ पेमेंट, वो ओडी अकाउंट भी आउट हो गया, मेरी लिमिट भी आउट होगी। तो कहा जाएगा कि ऐसे पर्सन ने एक ऑफेंस कर रखा है और वो पनिश्ड होगा with an imprisonment for a term which may be extended to 2 years or with a fine which may be extended to twice the amount of check or with both। 2 साल की सजा, दुगना अमाउंट जो चेक का है, या दोनों। डिसऑनर ऑफ चेक हुआ इनसफिशियंसी ऑफ फंड के कारण, तो ये होगा। लेकिन सीधे सजा नहीं हो जाएगी। जैसे ही आपने चेक प्रेजेंट किया, पहली बात तो ये बताओ कि सामने वाले का चेक इसलिए डिसऑनर तो नहीं हुआ क्योंकि उसने 3 महीने से लेट करने के बाद उसे कहाँ डाला था? बैंक। दूसरी बात ये बताओ कि क्या जब चेक डिसऑनर हुआ तो उस पेई ने 30 दिन के अंदर अंदर, कहाँ से 30 दिन, तुमने चेक बैंक, मैंने तुम्हें चेक दिया, तुमने वो चेक बैंक में डाला, बैंक से तुम्हें आई सूचना कि भाई ये डिसऑनर हो गया है। जिस दिन सूचना मिली उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे नोटिस दोगे कि सर गलत बात है, चेक डिसऑनर हो गया है, पेमेंट दीजिए। और वो तुम्हारा नोटिस मुझे मिलने से 15 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने तुमको कोई पेमेंट नहीं किया तो तुम मेरे ऊपर क्या फाइल कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो तुम मेरे ऊपर सूट फाइल कब कब नहीं कर सकते? चलो अपन एक लिस्ट बनाए। पहला, जब डोनेशन का चेक दिया। दूसरा, जब गिफ्ट का चेक दिया। तीसरा, जब मोरल ऑब्लिगेशन का चेक दिया। चौथा, इलीगल कंसिडरेशन का चेक दिया। पांचवा, तुमने चेक लेट लगाया, 3 महीने निकल गए उसके बाद लगाया। छठा, तुमने नोटिस ही नहीं दिया। नोटिस दोगे उसके बाद ही ये केस चलेगा ना, बिना नोटिस दिए थोड़ी ये केस चलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पूछ सकता है। आगे बढ़े। तो ये हुआ अपना पार्ट 3। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जो भी हो जाते हैं। इसके बाद इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होता है प्रेजेंटमेंट, और एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, और एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। प्रेजेंटमेंट मतलब पेश कर। बिल बने हुए होते हैं। बिल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेबल आफ्टर साइट होते हैं।
देखने के बाद पेएबल होंगे। मतलब मैंने तुमको बिल लिख दिया, तुम मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें साइन करके एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, पे करो। बिल ऑफ एक्सचेंज payable after site must be presented within a reasonable time and in business hours in a business day. 48 hours excluding public holidays are given to drawee for acceptance. 48 घंटे का समय ड्रॉई मांग सकता है एक्सेप्टेंस के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड साइन। तो आपने अगर किसी को बिल दिया जाके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बिल दे दिया रंजन मित्तल सर के नाम पे लिख के और कहा कि रंजन मित्तल सर से एक्सेप्ट करा लो। आप जाओगे और रंजन मित्तल सर के पास बोलोगे कि ये बिल इन्होंने दिया है और आपको एक्सेप्ट करना है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए आपसे 48 आवर्स की मांग कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। और अगर मैंने जा करके प्रेजेंट ही नहीं किया, तो इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, मैंने जाके प्रेजेंट ही नहीं किया, कोई पार्टी उस पर लायबल नहीं रहेगी। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू ड्रॉ एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अगर बोला था रंजन मित्तल से जाकर इंदौर में एक्सेप्ट करा लो, तो रंजन मित्तल से इंदौर में ही क्या करवाना पड़ेगा, एक्सेप्ट। और अगर ड्रॉई को रंजन मित्तल सर इंदौर में मिले ही नहीं, तो मैं ये मान लूंगा कि ये क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मिले, पेमेंट तो बहुत दूर की बात है। रंजन मित्तल सर एक्सेप्ट ही करने के लिए नहीं मिले रीजनेबल सर्च के बाद, तो मैं क्या करूं, मान लूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है, डिसऑनर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं आगे बढ़ूं? एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें आपको बिल ड्रॉ किया। देखो यार, सीधी सी बात, मैंने अगर तुम्हें, मैं, एक मिनट, ये हो तुम स्टूडेंट, ये हूं मैं, और ये है रंजन मित्तल। तुमने मुझे 10 लाख रुपए का माल दिया, मैंने तुम्हें इनके नाम पे बिल लिख के दे दिया और तुमसे कहा कि इनसे जाके एक्सेप्ट करा दो। तो इनसे जाकर एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो ये कहलाता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। क्या कहलाता है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। पेमेंट का नहीं, अभी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, पहली बात। अब जब तुम इनके पास जाओगे, तो ये अगर चाहे तो तुमसे 48 आवर्स मांग सकते हैं अपना अरेंजमेंट करने के लिए, कि मैं अरेंजमेंट, मैं जरा अपना देख लूं शेड्यूल, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको एक्सेप्ट कब कर रहा हूं। 48 घंटे इनको देना पड़ेंगे फॉर एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, अगर इसमें ये लिखा हुआ था कि बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड एट ऑफिस ऑफ रंजन मित्तल, तो रंजन मित्तल के ऑफिस में प्रेजेंट होना चाहिए। या तो बिल प्रेजेंट ही नहीं किया गया, अगर बिल प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो लाइबिलिटी आएगी नहीं। और अगर बिल प्रेजेंट करने के लिए ढूंढ ढूंढ के थक गए, रंजन मित्तल सर नहीं मिले, कहा जाएगा कि बिल डिसऑनर हो गया। एनी डाउट्स? आगे बढ़ूं? कोई डाउट तो नहीं है? प्रॉमिसरी नोट। अब क्या होता है, मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया लेकिन उस पर डेट नहीं डाली, और मैंने कहा प्रॉमिसरी नोट फॉर साइड, बेरर नहीं लिया है, बेरर नहीं है, प्रॉमिसरी नोट है, आपके नाम पे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि पेमेंट के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। 3 महीने बाद
आप मेरे को आके दिखा देना, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। 3 महीने बाद आप मुझे आके दिखा देना, मैं पेमेंट दे दूंगा। कई बार क्या होता है कि मैंने प्रॉमिसरी नोट लिख दिया, उसमें लिखा 3 मंथ्स आफ्टर, तो 3 महीने बाद आओ, आप मुझे दिखाओ, मैं आपको पेमेंट दे दूँ। तो आप मुझे 3 महीने के 3 महीने जैसे ही पूरे हों, उसके बाद रीजनेबल टाइम में, बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में आओ, और आके मुझसे मुझे प्रेजेंट करो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर आपने ऐसा प्रेजेंटमेंट नहीं किया, तो मैं किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं रहूं। ये है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइन। मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया है, पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड है, तो सर्टेन पीरियड के बाद आप आओ, रीजनेबल टाइम में आओ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 3 महीने बाद का चेक दिया और आप आ रहे हो 8 महीने बाद। रीजनेबल टाइम में आओ, बिजनेस आवर्स में आओ, बिजनेस डे पे आओ। मैं अगर मिल गया तो पेमेंट हो ही जाएगा, नहीं मिला कोई भी पार्टी लायबल। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कैसे करना चाहिए? देखो सर, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, ये किसको पेमेंट के लिए लाना चाहिए? मेकर को, एक्सेप्टर को और ड्रॉई को। किसके सामने प्रेजेंट करो? मतलब पेमेंट लेने किससे जाओ? प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर से पेमेंट लेने जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर से पेमेंट लेने जाओ, या एक्सेप्टर और ड्रॉई एक ही है तो ड्रॉई से पे ले, चेक में ड्रॉई से लेने जाओ, जिसके नाम पे दिया है। ओके। इन डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट, तुमने प्रेजेंट ही नहीं किया, कोई भी पार्टी लायबल नहीं है। Promissory note is payable on demand and is not payable at specified place. No presentment is necessary. तुमने वादा किया था कि तुम मुझे, देखो, अगर एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जो कभी भी पेएबल है, इन ऑन डिमांड पेएबल है, और ये भी नहीं बोला कि इंदौर में पेएबल है, मैंने आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया, मैं असीम त्रिवेदी आपको 5,000 रुपए देने का वचन देता हूँ, क्या मैंने जगह बताई? नहीं। क्या मैंने टाइम बताया? नहीं। तो भाई साहब, कोई प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, जब जहां मिले पेमेंट ले लो। ओके। नाउ, मैं प्रेजेंट किस टाइम करूं? हमेशा बिजनेस आवर्स पे। लेकिन अगर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट, अगर बोल दिया 3 महीने बाद आना, या दिखाओगे उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कब आना, तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आप पेमेंट के लिए आ जाओ। अगर प्रॉमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट में पेबल है, तो हर एक तारीख को अगर आपको प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट मिल रहा है, मतलब आपको 10 प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिए गए, एक 1,000 रुपए महीने के, तो हर महीने 1 तारीख को जब आप जाओगे, उसमें 2 दिन और जोड़ देना, थर्ड डे आपको पेमेंट मिलेगा। 2 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, ये इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर प्रॉमिसरी नोट होता है तो बात होती है। अगर स्पेसिफाइड प्लेस पे पेबल है इंस्ट्रूमेंट, तो आपको उस प्लेस पर जाना पड़ेगा, और अगर कोई एक्सक्लूसिव प्लेस डिफाइंड नहीं है, तो या तो उसके बिजनेस पे चले जाओ या उसके रेसिडेंस पे चले जाओ, और ना बिजनेस मिले ना रेसिडेंस मिले, तो जहां वो मिले उससे पेमेंट ले लो। और अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड है, तो रीजनेबल टाइम में कर देना। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ तो तुम 10 साल बाद आप जा रहे हो। और अगर आंधी बाढ़ तूफान दंगा बलवा कुछ हो जाए और प्रेजेंटमेंट की डेट में डिले हो जाए, तो डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर। होल्डर के कंट्रोल के बाहर अगर कुछ हुआ है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं। वैसे प्रेजेंटमेंट पे आपसे कोई कुछ पूछ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि इस पूरी स्लाइड में से कुछ पूछे जाने लायक है, सिवाय डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा? जो उसका होल्डर है वो, अगर 10 लाख रुपए का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था तो 10 लाख रुपए लेगा। उसके बाद जब डिसऑनर हुआ तो प्रोटेस्टिंग कराने, नोटिंग कराने, सब जो 2% के चार्जेस लग गए बेचारे के, तो 10 लाख का 2% यानी कितना? 20,000 रुपये और ले लेगा। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से डेट ऑफ रियलाइजेशन के बीच में 18% का वो क्या ले लेगा आपसे? इंटरेस्ट। और अगर फॉरेन करेंसी के अंदर बिल हुआ तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होगा वो भी आपसे लिया जाए। फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट भी आपसे लिया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्लाइड की बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, और यहां पे मैं बोलूंगा 2 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। कब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं होता? अगर मेकर ने, ड्रॉई ने या एक्सेप्टर ने प्रिवेंट किया है क्या प्रेजेंटमेंट, मतलब प्रेजेंटमेंट हो ही ना पाए, इस बात की सारी कोशिश की है मेकर ने, ड्रॉई ने या एक्सेप्टर, हो ही नहीं पाए प्रेजेंटमेंट, प्रिवेंट कर दिया, प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं। कई बार एग्रीमेंट में ही लिख देते हैं, नो प्रेजेंटमेंट इज रिक्वायर्ड। नो प्रेजेंटमेंट इज रिक्वायर्ड, सीधे लिख देते हैं कई बार। तो ऐसा होता है कि व्हेन प्रेजेंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रेजेंटमेंट की जरूरत कब नहीं है? पहला, मेकर ने, ड्रॉई ने या एक्सेप्टर ने प्रिवेंट कर दिया है प्रेजेंटमेंट, ओके। या एबल एट बिजनेस प्लेस है एंड दैट इज क्लोजेस ऑन बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर, जिस दिन तुमको जिस जगह पर पे करना था तुम वो जगह बंद करके भाग गए। या तुमने जो स्पेसिफाइड प्लेस पे बोला था कि मैं यहां मिलूंगा, तुम वहां अटेंड ही नहीं किए। छोटा सा गांव था इसलिए कोई स्पेसिफाइड प्लेस थी नहीं, साला कुएं से लेके झोपड़ी तक और बावड़ी से लेके मंदिर तक सब दूर ढूंढ लिया, तुम मिले नहीं, तो फिर मैं लायबल नहीं प्रेजेंटमेंट के लिए। पहला, तुमने प्रिवेंट किया। दूसरा, तुम बिजनेस प्लेस पे ताला लगा के भग गए। तीसरा, तुमने कहा था कि ढक्कन वाले कुएं पे आके मैं तुमको पेमेंट दूंगा, तुम आए ही नहीं। तुमने जो प्लेस, तुमने कोई प्लेस नहीं बताई थी, ऊपर छोटी सी जगह थी लेकिन उस पूरी जगह में ढूंढ ढूंढ के थक गया तो मुझे नहीं मिले। तुमने एग्रीमेंट में लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग नॉट प्रेजेंटमेंट, मैं खुद आऊंगा आपके घर और आपके घर पैसा देके जाऊंगा, आपको मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं। जब आपने खुद ने लिख दिया कि आपको मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं आपको जब जहां चाहोगे वहां पैसा पहुंचा दूंगा, तो फिर मैं क्यों आऊंगा प्रेजेंटमेंट करने के लिए? और क्यों रे, तूने आधे बिल का पेमेंट कर दिया है और आधे बिल का पेमेंट रोक रहा है कि आपने प्रेजेंटमेंट नहीं किया। जब बिना प्रेजेंटमेंट किए तो आधा बिल पे कर सकता है तो पूरा भी कर दे। जब तूने खुद मुझे फोन पे कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको आना था आप नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आप ऐसे ही दे दूंगा पेमेंट। हेलो। और आखिरी बात तो फालतू की है कि ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट से आपको क्या नुकसान हो रहा है? भाई मैंने अगर प्रेजेंट नहीं किया तो आपका क्या नुकसान हो गया? ये तो फालतू की बात है, अपन ने प्रेजेंटमेंट तो पहले ही हटा दिया। लेकिन आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है, कौन कौन सा पूछा जाएगा केस स्टडी में बता देता हूँ। एक तो बिजनेस क्लोज करके रखा। दूसरा, वो जगह पे नहीं मिला जहां जगह पे मिलता है। तीसरा, जगह तो बताई नहीं थी लेकिन रीजनेबली सर्च करने पर भी नहीं मिला। और चौथा, उसने खुद ही कह दिया था कि मत प्रेजेंट करो, चलेगा।
यू कैन नॉट प्रेजेंट, डोंट प्रेजेंट, एंड बाकी ठीक है। ये चार चीजें वो प्रेजेंटमेंट पे अगर पूछी तो पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि पूछने लायक कहीं कोई क्वेश्चन उसका बचा है। मेनली आपको आने लायक क्वेश्चंस जो हैं, एक तो इस स्लाइड में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और फिर ये इस स्लाइड में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि ये आएगा, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में से तो बाकी तो ये तो दोनों ही स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो स्लाइड ये वाली इंपॉर्टेंट है, और बाकी दो स्लाइड ये इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वो मैंने मेरे प्यारे बच्चों, यहां जाकर के खत्म होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी। अब चूंकि कल न्यू ईयर था तो अपन आज लेट शुरू हुए, कोई बात नहीं। कल पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 10 प्रॉब्लम्स लगाएंगे अलग अलग जगहों के, और उसके बाद शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन उल्टा चालू करें कि सीधा चालू करें, ये सजेशन दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हो जाएगा, लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि उल्टा चालू करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीधा चालू करें। उल्टा चालू करते हैं, मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेलमेंट, सॉरी इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, क्योंकि इन तीनों में से तो प्रॉब्लम आनी है, दो में से। क्योंकि बाकी के जो चैप्टर हैं उनमें से चार प्रॉब्लम आने हैं, वो है कितने चैप्टर, छह, उसमें से आने हैं तीन या चार प्रॉब्लम। लेकिन बाद के तीन में से तीन प्रॉब्लम आनी है। तो अपन पहले इसको निपटाते हैं। तो पहले करेंगे अपन बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी, और उसके बाद चालू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन सा है, आखिरी के तीन, उससे पहले के तो ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जाएंगे फ्री कंसेंट भी कंसेंट करते हुए, या आप चाहो तो मैं तो शुरू से चालू कर लेता हूँ, पहले दिन से चालू कर देते हैं, ऑफर से ही, जैसी आपकी मर्जी। पीछे से ही चालू करेंगे, ज्यादा बेटर हुआ। चलिए, कल मिलते हैं, पहले नेगोशिएट खत्म करते हैं, परसों से पीछे से चालू कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम के आते 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 आपको मैं वहां तक ले जाऊं जहां से अपन शुरू हुए थे। जितना पुराना पड़ा हुआ है वो एग्जाम के टाइम पे ज्यादा जल्दी रिवाइज हो, ये मेरी सोच है। चलिए।